WWE का सुपरस्टार हर रोज रिंग में ये जानते हुए उतरता है कि ऐसा होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं कि उन्हें परफॉर्म करते हुए चोट लग जाए। जब भी ऐसा होता है तो पुरानी सोच ऐसी ही है कि सिर्फ ऐसे मौकों को छोड़कर जब आप हिल भी नहीं पा रहे, बाकी सभी मौकों पर आपको मैच पूरा खेलना चाहिए। और ऐसा हमने पहले कई बार देखा है, लेकिन खुशकिस्मती से खिलाड़ियों की सेहत का आजकल पहले से ज्यादा ध्यान रखा जाता है। चोट के और ज्यादा बिगड़ने के खतरे को बढ़ाने की जगह WWE के बैक स्टेज स्टाफ, रेफरीज और डॉक्टर्स खुशी खुशी मैच को खत्म करने के लिए बेल बजा देते हैं अगर उन्हें ये लगता है कि कोई रेसलर सच में दर्द से परेशान है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 ऐसे मौके जब WWE के मैच किसी खिलाड़ी को चोट लगने की वजह से रोके गए। नंबर 10, सिन कारा वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो। सिन कारा का WWE करियर गलती के बाद गलती से ही भरा हुआ था। उन्होंने बहुत सारी मूव्स खराब की, वेलनेस पॉलिसी में फेल हुए और मैच के बीच में चोट भी खाए, जिसके कारण मजबूरी में स्क्रिप्ट में भी चेंज करना पड़ा, जैसे कि 2011 की सर्वाइवर सीरीज में। और क्या आपको पता है, ये सब उनके WWE करियर के 1 साल होने से पहले ही हो गया था। द मास्क्ड मैन के भरोसेमंद न होने के कारण उनके WWE में ज्यादा दोस्त नहीं बने और उन्होंने कंट्रीमैन एल्बर्टो डेल रियो को भी नाराज कर दिया जब वो दोनों 19 अगस्त 2013 के रॉक के एपिसोड में एक दूसरे के सामने आए। सच बताऊं तो वो दोनों एक दूसरे को उनके मैक्सिको के दिनों से ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन डेल रियो की नफरत उनके साथी ल्यूचाडोर के लिए तब और बढ़ गई जब उनका मैच शुरू होने के 1 मिनट बाद ही बंद करना पड़ा क्योंकि सिन कारा को चोट लग गई थी। उन्होंने अपनी उंगली डिसलोकेट कर दी सुसाइड डाइव मारते हुए, जिसके बाद रेफरी और रिंग साइड डॉक्टर से सलाह लेकर ऐसा लगा कि वो अब आगे और नहीं खेल पाएंगे। एल्बर्टो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक छोटी सी चोट के लिए मैच खत्म हो गया और ये मैच असली सिन कारा का WWE के लिए टीवी पर आने वाला आखिरी मैच बन गया, जिसके बाद उन्हें निकाल दिया गया और उनकी जगह यूनिको को सिन कारा बनाकर लाया गया। नंबर 9, डैना ब्रूक वर्सेस सारा लोगन। ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता है कि WWE की फीमेल रेसलर्स का रिंग में खून निकलने लगे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि कभी ऐसा हुआ हो जब किसी फीमेल परफॉर्मर ने जानबूझकर खुद का खून निकाला हो, और ऐसे मौके जब ऐसा सच में चोट लगने से हुआ हो वो भी बहुत कम है, जैसे लीटा सर्वाइवर सीरीज 2000 में, बेथ फिनिक्स 2020 के रॉयल रंबल में या निया जैक्स रॉ में। एक और उदाहरण जिसपे ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बहुत कम देखे जाने वाले 2019 के मेन इवेंट में हुआ था। डैना ब्रूक सारा लोगन से फाइट कर रही थी जब उनका मुंह जाकर LED रिंग पोस्ट पर लड़ गया और उनकी दाईं आंख के ऊपर सर पर कट लग गया। लोगन ने तकनीकी रूप से रेफरी के फैसले से वो मैच जीत लिया जब रेफरी जारी मैच के बीच में आए, लेकिन असल में मैच को जानबूझ के छोटा कर दिया गया था प्रिकॉशन लेने के लिए। मैच के बाद ब्रूक को खून को ढकने के लिए एक तौलिया दी गई और उनको WWE के डॉक्टर क्रिस अमान बैक स्टेज लेकर चले गए। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी और वो सिर्फ 4 दिन बाद ही रिंग में वापस आ गयी। नंबर 8, एज वर्सेस जेफ हार्डी। WWE के इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें चोट ने इतना परेशान किया हो जितना कि एज को किया है, जो कि कई सारी सर्जरी कराने को मजबूर थे और आखिरकार उन्हें उनके शरीर पर लगी काफी सारी चोट के कारण संन्यास लेना पड़ा। कुछ मौकों पर द रेटेड आर सुपरस्टार को किसी मैच के दौरान भी चोट लगी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस मैच को रोकना पड़ा। अगर आपको ये याद नहीं कि ऐसा कब हुआ तो उसका कारण ये है कि ये चोट उन्हें हाउस शो के दौरान लगी, जो कि टीवी पर नहीं आते। ऐसा पहली बार 2004 की गर्मियों में हुआ जब एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और अपने खिताब को क्रिस जेरिको के खिलाफ साल्ट लेक सिटी में बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैच शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद वो नीचे गिरे और तुरंत ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। असल में उनकी ग्रॉइन की मसल फट गई थी, जिसके कारण रेफरी ने मैच को रोक दिया और Y2J को काउंट आउट से जीत मिल गई। बाद में एज को मजबूरी में अपना टाइटल छोड़ना पड़ा। 5 साल बाद दी अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट जेफ हार्डी के खिलाफ सैन डिएगो में खेल रहे थे जब उन्होंने अपनी अखिलीज टेंडन को भी फाड़ दिया। एक बार फिर मैच शुरू होने के कुछ समय बाद ही द कैरिस्मेटिक एनिग्मा को रेफरी के फैसले के आधार पे जीत मिल गई। वहीं चिड़े हुए एडम कोपलैंड को फिर से ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ा। नंबर 7, हम्बर्टो कैरिलो वर्सेस शेमस। कोविड-19 के दौरान बिल्डिंग में लाइव ऑडियंस का आना मना था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि WWE स्टार्स के लिए जोखिम कम हो गया था। वो वैश्विक महामारी के दौरान सबको एंटरटेन करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। कोरोना के समय पर कुछ खतरनाक चोटें लगी थीं, जैसे वाइकिंग रेडर्स के आइवर को लगी डरावनी गर्दन की चोट, जिसके कारण उस मैच को जल्दी से खत्म कर दिया गया। जैसे जैसे थंडर डोम का दौर अपने अंत के करीब आ रहा था, हम्बर्टो कैरिलो को एक खतरनाक चोट लगते लगते बची, शेमस के साथ एक रॉ मैच के दौरान। हालांकि उस समय उन्हें इतना
दर्द हो रहा था कि मैच को रोकना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने द आयरिशमैन को रिंग के किनारे सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब मारा और उनका पैर नीचे गिरते समय भार नहीं संभाल पाया और केल्टिक वॉरियर उनके ऊपर बहुत ही अजीब तरीके से गिर गए लैंडिंग के वक्त। उस समय ये देखकर ये बहुत मुश्किल था कि किसी को वो समय याद ना आए जब सेथ रॉलिंस ने अपने एसीएल को फाड़ लिया था। ऐसे ही मूव को केन के साथ 2015 में करते हुए खुशकिस्मती से उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी और हम्बर्टो अगले हफ्ते ही वापस आ गए। नंबर 6 एब्सोल्यूशन वर्सेस बेली, मिक्की जेम्स और साशा बैंक्स। एक और ऐसा मैच जो कि टीवी पर नहीं आया और जिसे हमेशा की तरह होने वाले 6 लोगों का टैग मैच होना चाहिए था, उसे आखिर में अचानक से खत्म होने से कहीं ज्यादा बुरा अंत मिला। 12 दिसंबर 2017 को एब्सोल्यूशन की पेज, मैंडी रोज और सोनिया डिवेल की टक्कर अच्छे लोगों की टीम जिसमें बेली, साशा बैंक्स और मिकी जेम्स से ऐसे मैच में हो रही थी जो कि उन्होंने पहले भी कई बार खेला था। जब एंटीडिवा बॉस से फाइट कर रही थी तब उन्होंने अपनी पीठ उनकी तरफ घुमा दी और बैंक्स को उनकी पीठ पे एक तेज किक मारने का मौका दे दिया और तुरंत ही ये साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसके बाद रेफरी ने ये फैसला लिया कि मैच को रोक दिया जाए और रिंग साइड डॉक्टर्स उन्हें चेक कर रहे थे, जिस दौरान उस मैच में खेल रहे बाकी खिलाड़ी बहुत चिंतित होकर ये सब देख रहे थे। पेज जो कि पहले एक बड़ी नेक फ्यूजन सर्जरी करवा चुकी थी और उन्हें वापस आए हुए अभी सिर्फ एक महीने के आसपास ही हुआ था और उन्हें फिर से जोर की लात लगने के कारण गर्दन में चोट लग गई। इसने न सिर्फ इस मैच को खत्म कर दिया बल्कि दुखद रूप से पेज का इन रिंग करियर भी खत्म कर दिया और वो कुछ महीनों बाद ही संन्यास लेने के लिए मजबूर हो गई। नंबर 5 द वॉर्ड विलेंस वर्सेस एंजो अमोरे एंड बिग कैस। वो कहते हैं ना कि बदला बड़ी कुत्ती चीज है और ये पूरी तरह से सच तब हो जाता है अगर आप एंजो अमोरे हो और साल हो 2016। एंजो और बिग कैस एक ही टीम में द वॉर्ड विलेंस के खिलाफ शो का ओपनर मैच खेल रहे थे जो कि टैग टाइटल नंबर 1 कंटेंडर मैच था। मैच शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद साइमन गॉच ने अमोरे को रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश की और एंजो ने कोशिश किया कि वो सरक कर निचली रस्सी के नीचे से बाहर चले जाएंगे और ताकि कम से कम थ्योरी में तो वो चोट खाने से बच जाएं। बदकिस्मती से द सर्टिफाइड जी का सर रस्सी में टकरा गया जिससे सर झटके से वापस आकर मैट से टकरा गया और इस लैंडिंग में कुछ भी आराम से नहीं हुआ। जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर लग रहा था कि एंजो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। गॉच ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन रेफरी ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है और डॉक्टर को बुला लिया। एक स्ट्रेचर लाया गया और एंजो को ऑक्सीजन देकर बाहर ले जाया गया। ये बहुत ही चिंताजनक समय था, खासकर उन फैंस के लिए जो कि वहाँ लाइव मैच देख रहे थे और जिन्हें उनकी हालत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन द रियलिस्ट गाय इन द रूम को सिर्फ कंकशन हुआ और बाकी समस्या से वो बच निकले, जिसके बाद वो एक लोकल मेडिकल फैसिलिटी से डिस्चार्ज होकर उसी शाम घर आ गए। नंबर 4 रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स। रैंडी ऑर्टन इस पेशे में काफी समय से हैं और उन्हें अब 20 साल लंबे हो चुके। WWE करियर में बहुत सारी चोटें भी लग चुकी हैं। जिस चीज ने वाइपर को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है उनके कुछ ज्यादा ही लचीले कंधे। मेरा मतलब है कि कौन भूल सकता है जब उन्होंने अपने कंधे तोड़ लिए थे केवल मैट पे मुक्का मार के, जो कि वो एज को आरकेओ मारने से पहले कर रहे थे 2010 के ओवर द लिमिट्स में। उस मैच का अंत बदलना पड़ा था जो कि उससे तो अच्छा ही था जब ऑर्टन को अपेरेंटली एक चोट लग गई थी 2019 के लाइव इवेंट में एजे स्टाइल्स से फाइट करते हुए। उनका हर्शी पेंसिल्वेनिया में हुआ मैच तब रोकना पड़ गया जब ये देखा गया कि रैंडी आरकेओ मारते हुए गलत तरह से लैंड हुए। जो वहां थे उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगा कि ऑर्टन बुरी तरह से अपने बाएं घुटने पे लैंड हुए और रिंग से वापस जाने के लिए उन्हें रेफरीज की मदद की जरूरत पड़ी। हालांकि बाद में सच्चाई का पता चला कि वो चोट असल में एक झूठ का हिस्सा था जिसे रैंडी ने धोखे की तरह इस्तेमाल किया जिससे कि वो द फिनोमिनल 1 को अगले रॉ में अपने जाल में फंसा सके। अच्छी चालाकी दिखाई। नंबर 3 रूसेव वर्सेस नेविल। साल 2015 रूसेव के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। मई में उनका पैर टूट गया और उसके बाद उन्हें एक बहुत ही घटिया समर स्टोरी लाइन भी बर्दाश्त करनी पड़ी जिसमें उनकी वाइफ और डॉल्फ जिगलर शामिल थे और ऐसा उनके ठीक होकर आने के बाद हुआ। उन्हें एक और झटका अक्टूबर में लगा जब उनकी फाइट नेविल के साथ उस मैच में हुई जो कि मेन इवेंट के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा था। उनका मैच ठीक तरह से चल रहा था जब द जंपिंग जॉर्डी ने द बुल्गेरियन ब्रूड को एक स्प्रिंग बोर्ड ड्रॉप किक मारा जिसने रूसेव को मजबूर कर दिया कि वो बचने के लिए रिंग के बाहर चले जाएं। जब शो कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुआ तब ये देखा गया कि रूसेव अपना हाथ पकड़े हुए रेफरी से बात कर रहे हैं और उनके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नेविल को रोक दिया गया जिस दौरान एक रिंग साइड डॉक्टर वहां आए, जिसके बाद मैच को बीच में ही छोड़ दिया गया। रूसेव अपने कैरेक्टर में रहते हुए बहुत गुस्सा हो गए, शिकायत करते हुए और चिल्लाते हुए और स्टील की सीढ़ियों पे लात मारते हुए वो टाइम कीपर के पीछे भीड़ के बीच से होते हुए भागे। बाद में पता चला कि पुराने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन का प्रॉक्सिमल बाइसेप टेंडन फट गया था और उन्हें लगभग 1 महीने तक काम से दूर रहना पड़ेगा। नंबर 2 नेविल वर्सेस क्रिस जेरिको।
रूसेफ को बाइसेप की चोट लगने के लगभग 6 महीने बाद ये नेविल की बारी थी चोट खाने की, और वो भी ऐसी चोट कि वो उस मैच को आगे खेल ना पाए। वो क्रिस जेरिको के खिलाफ 14 मार्च 2016 को रॉ के एपिसोड में खेल रहे थे। वो दोनों अपने अंदाज में काफी स्टाइलिश खेल दिखा रहे थे जब अचानक सब कुछ रुक गया। द न्यू कैसल नेटिव ने अपने शानदार एरियल अटैक से खुद को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उससे आसान Y2J की टांगों के बीच बेसबॉल स्लाइड करने की कोशिश करते हुए चोट लगवा लिया। शुरुआत में साफ नहीं हो पाया कि क्या हुआ, क्योंकि नेविल ने फाइट जारी रखी और यहाँ तक कि उन्होंने अपने घायल टांगों से लातें भी मारी और हरिकेन राना भी। हालांकि जल्द ही दर्द बहुत बढ़ गया और नेविल ने अपने खिलाफ खेल रहे खिलाड़ी को बताया कि उन्हें लगता है कि उनका टखना टूट गया है और उन्हें अब मैच खत्म करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जेरिको ने मैच खत्म करने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स रॉबिन्सन ने ये देखा कि नेविल का कंधा कैनवस से ऊपर उठा हुआ था और इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 तक ही गिना। उसके बाद जेरिको का ऑफिशियल को धक्का देना काम कर गया और रॉबिन्सन ने डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा कर दी। इस चोट का एक और बड़ा नुकसान ये था कि ये फ्रैक्चर रेसलमेनिया 32 के कुछ हफ्तों पहले ही हुआ, जिसमें नेविल को IC टाइटल लैडर मैच में हिस्सा लेना था। बदकिस्मती। नंबर 1, डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन। जहां कुछ रेसलर्स खुशी खुशी मैच को खत्म कर देते हैं जब उन्हें कोई चोट लगती है, वहीं कुछ ऐसे हैं जिन्हें खुद से ही बचाना पड़ता है, जैसे कि डैनियल ब्रायन, द वर्ल्ड ट्रैवल वॉरियर, जो कि इस बिजनेस में इसी सोच के साथ काम करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैच चलता रहना चाहिए। जब उन्हें स्टिंगर, जो कि एक तरह की गर्दन की चोट है जिससे कि हाथ और पैर में महसूस करने की क्षमता खत्म हो सकती है, उन्हें 17 जून 2013 के नो DQ मैच में रैंडी ऑर्टन के साथ रॉ में खेलते हुए लगी। डी ब्रायन ने मैच को जारी रखने की कोशिश की जबकि वो साफ तौर पे ठीक नहीं थे। ये असल में ट्रिपल एच थे जो कि रिंग साइड से देख रहे थे और उन्होंने रेफरी को कहा कि मैच को रोक दिया जाए, जहां द गेम दोनों खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। चाहे दी अमेरिकन ड्रैगन पूरी तरह से मैच को आगे ले जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे। और सच कहूँ तो जब ब्रायन बाद में गोरिल्ला पोजीशन में गए तो विंस के दामाद से बहुत गुस्सा थे और उन दोनों में काफी बहस भी हुई। हंटर की तारीफ होनी चाहिए खिलाड़ियों का ध्यान रखने के लिए, भले ही ये बहुत अजीब लगे किसी ऐसे के लिए जिसने खुद बड़ी बहादुरी से मैच को खत्म किया था अपने क्वाड मसल्स के फट जाने के बाद, वो भी 2 बार।